नमस्ते आवाज़ जी, कैसे हैं? नमस्ते अरियन जी। इट्स अ प्लेज़र टू बी हियर एंड अरे मैं सर, बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और हम बात करेंगे बाबर पे। आपकी जो पुस्तक आई है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये कवर है, द चेस बोर्ड किंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मेरे को कि बाबर पे पुस्तक क्यों लिख रहे हो? अब तो बाबरी जी। बाबरी भी नहीं रही। मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ, उस लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके जी। प्यार में बाबर पड़े थे। तो ये पुस्तक क्यों, मतलब आपको लगा नहीं कि यार ये बिकेगी भी नहीं, कोई जी। पढ़ेगा भी नहीं, पता नहीं। जी। अब तो मतलब राम मंदिर भी बन गया, तो जी। क्या मतलब मोटिवेशन था? मोटिवेशन बहुत पहले से आ चुका था और कहानी 5 साल 4-5 साल पहले जाती है, जब मेरा वापसी हो चुका था मार्क्सिस्ट आइडिया से और मैं मार्क्सिस्ट नहीं रहा था। हम्म। और मैं इंडिक आइडिया को ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया था और ऐसा लगने लगा था कि भारत के इतिहास में बहुत कुछ है और उसके साथ साथ आक्रांताओं की कहानी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, या फिर जो भी हम जानते हैं वो थोड़े वाइट वास्ट फॉर्म में या नॉर्मलाइज किए हुए फॉर्म में हमको बताया जाता है। और ये वो दौर था 4-5 साल पहले जब एक इंडिया टुडे ने एक छोटा सा मीम डाला था या एक इमेज लगाया था, जहाँ पे ये बताया गया कि भारत की जीडीपी शेयर मुग़ल काल में 25% थी। तो उन्होंने कोट किया एक सोर्स जिसका नाम था एंगस मैडिसन। फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एंगस मैडिसन की पूरी पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। मज़ेदार बात ये थी कि अगर 1500 के दौर में भारत का जीडीपी शेयर 25% था, तो एक्चुअली 25 नहीं था, 24 दशमलव कुछ था। हज़ार के एडी में वो 28% था, 28% था। 180 में वो 32% था। और सबसे रोचक बात ये थी कि भारत का जीडीपी शेयर चाइना से सबसे ड्रास्टिकली नीचे पहली बार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में हुआ। हम्म। और वो स्टैटिस्टिक्स ये भी बताया कि भारत का जो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ था, जीडीपी पर कैपिटा जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो आपको ये बताता है कि उस देश में या उस जगह में लोग कितने समृद्ध हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव था 1500 से 1820 के बीच में। हम्म। और ये इस बात का सूचक है कि अगर जीडीपी शेयर कहीं ना कहीं कांस्टेंट है 24-25, मतलब सल्तनत में खजाना है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ अगर नेगेटिव है, इसका अर्थ यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति नाजुक होते जा रही है। और ब्रिटिश काल में भी बड़े छोटे समय के लिए जीडीपी पर कैपिटा नेगेटिव हुआ एंगस मैडिसन के हिसाब से। मैं भी एंगस मैडिसन के हर बात से सहमत नहीं था कि जैसे उनके जो उन्होंने मेथडोलॉजी अप्लाई किया है। लेकिन जो लोग कोट कर रहे हैं एग्जैक्टली अगर आप एंगस मैडिसन को ये लेकर के आएंगे ये बताने के लिए कि मुग़ल काल में भारत बहुत ही समृद्ध था, तो मैं उस सोर्स को बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ आपकी बात को रिफ्यूट करने के लिए, जो कि उसके हिसाब से ही गलत है। और उसके बाद और भी सोर्सेज सामने आए। मैंने उसके बारे में ओपेट्स लिखना शुरू किया, ट्विटर थ्रेड्स, मैं थ्रेड्स काफ़ी लिखता था, तो थ्रेड्स पे उन बातों को रिफ्यूट कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बात घूम करके इस जगह पे आ जा रही थी कि अगर बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, सत्य को अगर जानना है, तो उसके लिए लिटरेचर सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। मुझे जितने भी लोगों को मैं बहुत हाई स्टीम में देखता हूँ, जैसे विक्रम संपत हो गए, तो विक्रम संपत मेरे लिए हमेशा से एक गाइड की तरह रहे हैं। और वो हमेशा एक बात पे जोर देते थे कि ट्विटर आज है, जैसे ट्विटर आज एक्स हो गया है, कल शायद ट्विटर ना रहे, लेकिन पुस्तक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है। तो अपनी बातों को पुस्तक के माध्यम से रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि बाबर, जो कि इस अम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट जिसने किया था, उसके बारे में भी लोगों को काफ़ी कम ज्ञान है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर एक अच्छा योद्धा वो होता है जो अपने शत्रु को भी पूरी तरह से जानता है। आप शत्रु की कहानी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बार जब कर्नाटका सरकार ने, वो इनफैक्ट उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, जब उन्होंने बोला कि हम टीपू सुल्तान के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, टीपू सुल्तान को हम हटा देंगे,
तो मैंने भी इस बात के, मेरे मन में इस बात के लिए सपोर्ट नहीं था। मेरा ये विचार था कि आपको टीपू सुल्तान के बारे में पूरे डिटेल में जानना है, पूरी चीज़ें समझनी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका शत्रु कैसा था, अगर वो शत्रु है तो। और जब सल्तनत की इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहेंगे तो उसके लिए अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करेंगे तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच हो जाएगा। क्योंकि मार्क्सवादी क्या करते थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को हमेशा एक इकोनॉमिक एंगल से देखने की कोशिश किया। वहाँ पे रिलीजन के एंगल को उन्होंने कम्प्लीटली एक्सपंज कर दिया, हटा ही दिया। तो ये बहुत ज़रूरी था कि पूरी सल्तनत की कहानी लिखी जाए, और उसकी शुरुआत बाबर से करनी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि बाबर को समझ करके हम ये समझ सकते हैं कि जो अंपायर में आगे जितनी भी घटना घटी, चाहे वो अकबर का मंसूबा था खलीफा बनने का, जो पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन अकबर का भी मंसूबा था कि उसको खलीफा बनना है। सो ये सारे आइडियाज़ आपको बाबर के प्रीमाइस से ही समझ में आएगी। और बाबर यहाँ का बन के नहीं रह गया था। बाबर ने इनफैक्ट खुद को दफनाना भी काबुल में चाहा था। उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे भारत में दफनाओ, उसकी चाह ही थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। और उसने भर भर के लूट भी लेकर के जाता था। और उज्बेकिस्तान यहाँ पे राज्य करते हुए भी यहाँ से बहुत सोने चांदी, और इसका पूरा ब्यौरा और डिटेल बाबर ने बाबरनामा में बहुत ही सुंदरता से लिखा है, क्योंकि ये उसकी ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, एक्चुअली ये उसकी डायरी थी। और जब डायरी लिखते हैं वो आपकी बहुत पर्सनल होती है। शायद बाबर को नहीं पता था कि आज से 2024 में या 2020 या 2030 में लोग बैठ कर के उस टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अभी के मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से, ये जैसे अभी हम ये बोल रहे हैं कि बाबर ने जो किया भारत के साथ वो गलत किया, लेकिन उसके मोरल कैपेसिटी में जो बाबर ने किया वो बिल्कुल सही था। ही वॉज राइट वॉट ही वॉज डूइंग। उसको इस बात की कोई भी मलाल नहीं थी, और ये आपको बाबरनामा पढ़ करके बिल्कुल साफ नज़र आएगा। अच्छा, आपने कहा कि जैसे खलीफा बनना चाहता था अकबर भी, और इनका भी एक अलग ख्याल थे। और हम जो जानते हैं इस डायनेस्टी को, वो कहते हैं, हम रेफ़र करते हैं मुग़ल मुग़ल मुग़ल, वही एक नाम पूरी डायनेस्टी को दिया जाता है। लेकिन आपकी पुस्तक में आपने लिखा है कि ये अपने आप को मुग़ल मतलब नहीं एसोसिएट करना चाहता था जी। तो उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो लेगेसी है, उसका जो फैमिली का जहाँ से वो आता है जी, उसमें मुग़ल होना, यानी मंगोल और जो तिमुरिद वाली जो है, तो उसमें क्या उनका, कैसे वो अपने आप को देखना चाहता था, क्यों मुग़ल से उसको जो शब्द है उससे परेशानी थी? तो एक सबसे पहली बात ये कि बाबर ने मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं किया था। तो शायद अगर आप ये किसी परीक्षा में लिख देंगे तो आपको 0 अंक मिल जाएंगे। हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट आया एक तो, ये मतलब वो क्यों हेट करता था इस शब्द से, मुग़ल से, और किसने एस्टेब्लिश किया मुग़ल एम्पायर को? मुग़ल एम्पायर बोल करके कोई एम्पायर नहीं थी, सिर्फ मंगोल एम्पायर थी, जो मंगोलिस्तान में एग्जिस्ट करता था। और बाबर ने जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया था उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया। और ये तिमुरिड गुरखानिया 2.0 था। पहला तिमुरिड गुरखानिया एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट तैमूर ने किया था। और इसकी कहानी थोड़ी पीछे जाती है। तैमूर और चंगेज़ खान दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर हैं, जो तुनमय खान के नाम से जाने जाते हैं। और 5वें जनरेशन में चंगेज़ खान आते हैं, और 10वें जनरेशन में तैमूर। तो तैमूर डेफिनेटली छोटा है चंगेज़ खान से। और चंगेज़ खान के लीनियज में जो भी आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं को खान का टाइटल मिल रहा है, द खान। और खान भी कई लोग ये समझते हैं कि ये इस्लामिक सरनेम है, लेकिन खान एक कल्चरल या एक रीजनल सरनेम है मंगोल्स का। जी, और उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है कि भारत में किसी को खान सरनेम क्यों रखना चाहिए, क्योंकि खान तो ना ही इस्लाम का सूचक है। चलिए 2 पल के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि आपने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, आप कन्वर्ट हो गए, आप मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जो सरनेम उठाएंगे वो एक पर्टिकुलर रीजन का उठाएंगे। ये अरेबिया का भी सरनेम नहीं है। और
खैर खान्स ने तो मुसलमानों का परसिक्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा किया था। इनफैक्ट मुसलमानों का परसिक्यूशन सबसे ज़्यादा मंगोल्स ने किया था। लेकिन खैर हम कहानी में पीछे बढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा इसको। तो तैमूर के मंसूबे थोड़े अलग हैं और उसकी ख्वाहिश है कि वो खलीफा भी बन जाए और साथ ही साथ वो खान भी बनना चाहता है। लेकिन खान वो बन नहीं सकता क्योंकि वो चंगेज़ खान के लीनिएज में नहीं आता है, और खलीफा वो बन नहीं सकता क्योंकि खलीफा बनने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप का नेपोटिज्म चाहिए या एक पर्टिकुलर परिवार से या लीनिएज से आपको आना चाहिए। ये बताइए थोड़ा। जैसे खलीफा का क्या होता है कि अब जब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद, पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद से हमारे पास खलीफाओं का सीरीज चला। अबू बकर, उस्मान ऐसे करके खलीफा आते गए और खलीफा एक पर्टिकुलरली एक हाउस से आते थे। अब जैसे कोई भी, अब जैसे शियाओं के बीच में भी, शिया और सुन्नी के बीच में भी इस परिवार को लेकर के ही विवाद है, राइट। तो ये सब, ये जो फाइनली जो शिज़्म आया था इस्लाम में शिया और सुन्नी के बीच में, वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो मोहम्मद के परिवार के जो लोग हैं, उनकी बेटी के साइड से जो अली हैं, उनको खलीफा मानते थे शिया लोग, और वो 12 इमाम की बात करते थे, वो 12th इमाम ऐसे करके आएंगे। लेकिन सुन्नी उस बात में नहीं मानते क्योंकि उन्होंने अली को एज अ खलीफा रिकग्नाइज नहीं किया था। और बैटल ऑफ करबला भी जो हुई थी इसी चीज़ को लेकर के हुई थी। और इसलिए एक पर्टिकुलर परिवार से बिलोंग करना, कुरैशी डायनेस्टी से, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था उस वक्त खलीफा बनने के लिए, और कोई न कोई किसी तरह से उस तरह का लीनियज दिखाता था, और वो खलीफा बन नहीं सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक माइथोलॉजिकल कहानी फैलाई कि मुझे डिवाइन ऑर्डियल है कि मैं एक दीन का बंदा हूँ और मैं एक प्रॉफिट की तरह हूँ। और लोगों ने उसकी बात मानी और तैमूर को बड़े, और ऐसा होता था मध्यकालीन एरा में दैट जो भी, अगर किसी पावरफुल इंसान ने कुछ कहानी फैला दी तो प्रोपोगेट हो जाती है, लोग मान लेते थे। वो आज भी ट्रू है। हाँ, आज भी ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा होगा वही अपनी कहानी ज़्यादा फैला सकता है। बिल्कुल। सो तैमूर की कहानी फैल गई और लोग उसको बड़े रिस्पेक्ट से देखने लगे, डिवाइन की तरह देखने लगे। और साथ ही साथ तैमूर ने क्या किया, चंगेज़ खान के घर में शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसने खुद को टाइटल दिया गुरखानिया का। गुरखानिया का अर्थ होता है सन इन लॉ, दामाद, मंगोलाइट भाषा में। और उसने अपना एक पपेट बिठा दिया खान के एम्पायर में और उसको कंट्रोल करने लगा। और साथ ही साथ वो खुद को टाइटल दे दिया अमीर का। अमीर का मतलब, अमीर एक टाइटल है, अमीर का मतलब रिच नहीं है, अमीर इज़ अ टाइटल। और जो अम्पायर उसने इस्टेब्लिश किया उसका नाम था टिमुरिड गुरखानिया। और नेसेसरीली जो टिमुरिड आइडिया है और जो मंगोल आइडिया, दोनों में काफ़ी डिस्टिंक्शन है। मंगोल आइडिया बहुत सेक्युलर है और इनफैक्ट मंगोल और चंगेज़ खान और तैमूर दोनों ने काफ़ी हत्याएं की, लोगों को मास में मारा, जेनोसाइड्स किया। लेकिन जो चंगेज़ खान का जेनोसाइड था दैट वाज सेक्युलर जेनोसाइड। इसका अर्थ ये है कि रिलीजन बिल्कुल मैटर नहीं करता था, उनको अगर मारना है तो वो मारेंगे। और इसीलिए उन्होंने कई बार इनफैक्ट कुछ, उनको ये भी मैटर नहीं करता था कि पॉलीथीस्ट है या मोनोथीस्ट है। बिल्कुल नहीं। बस एक रिस्ट्रिक्शन था मुसलमानों के ऊपर, वो ये था कि आप हलाल स्लॉटर नहीं कर सकते हैं, और आपके स्लॉटर का जो तरीका है, जिस तरह से वो मंगोल ट्रेडिशन से जो झटका हो सकता है शायद, इट इज़ नॉट हलाल तो होगा नहीं। और दूसरा ये था कि शरिया नहीं अप्लाई हो सकता है चंगेज़ खान या खान के शासन में। सो ये 2 रिस्ट्रिक्शन थे, बाकी सब कुछ सही है। बेसिकली मंगोल्स का ये कहना था कि आप अगर मंगोल शासन में रह रहे हैं तो आपको मंगोल कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा और आपके रिलीजन में कोई आपको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना, आपको जैसे करना है, जो करना है करो। और साथ ही साथ अगर तैमूर को हम देखते हैं तो तैमूर एक रिलीजियस फैनेटिक इंसान था। उसके बारे में याज़दी ने लिखा है, याज़दी जो उसके बायोग्राफर हैं वो बताते हैं कि
तैमूर के जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा जो उद्देश्य और पहला उद्देश्य था पूरे विश्व का इस्लामीकरण, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा इंस्ट्रक्ट किया है। और आगे भी जब तैमूर जब पॉलिथीस से वॉर में जाता था या बैटल में, तो वो होली बुक से इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्रिप्शन ले करके जाता था कि क्या करना है उनके साथ। तो लोग आज ये बोल सकते हैं, मार्क्सिस्ट बड़ी बड़ी बातें, कि होली बुक के इंटरप्रिटेशन अलग होते हैं ये वो, लेकिन तैमूर होली बुक को ही यूज़ करके पॉलिथिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहा था। जब बाबर ने एम्पायर इस्टेब्लिश किया तो उसने खुद को मंगोल के लाइन में देखा नहीं। और आज भी हम जो फादर के लीनिएज होते हैं उसी से कुछ भी ये देखते हैं, मदर के लीनिएज से जनरली वो नहीं आता है। सो उसकी जो फादरली लाइन है वो तैमूर के लाइन से आ रही है। उसके जो पिताजी थे उमर शेख, उसके पिता अबू सईद मिर्ज़ा, सो इनका लीनिएज तैमूर से चला आ रहा है। और माँ के साइड चंगेज़ खान से है। तो उन्होंने जब बाद में अम्पायर भी इस्टेब्लिश किया, उसका नाम उन्होंने तिमुरिड गुरखानिया ही रखा। और मंगोल या मुग़लों से वो काफ़ी नफ़रत करते थे। अच्छा। वो ऑफ कोर्स कुछ पास्ट के इंसिडेंसेस भी थे जो उन्होंने देखा था। और वो तो यहाँ तक कहते हैं बाबरनामा में कि जहाँ पर भी मंगोल या मुग़ल जाते हैं वहाँ अशांति होती है, वो बड़े उपद्रवी लोग हैं। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है ये बाबर ने मुग़लों के लिए। और आयरनी देखिए, हम ये बताते हैं कि बाबर ने एक मुग़ल या मंगोल अम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया। और ये नैरेटिव आई कहाँ से? ये नैरेटिव का दिन यूरोपियंस का है। अच्छा। पहला उसका ये कारण था कि वो एथनिसिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे और वो रेसिज्म एक फेनोमेनन था यूरोप में। तो उनके लिए कल्चर महत्वपूर्ण नहीं था। अगर बाबर खुद को डिसोसिएट भी कर रहा है अपने एथनिसिटी से और वो ये बताना चाह रहा है कि मेरे लिए कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तिमुरिड हूँ, लेकिन उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि एक मंगोल है, क्योंकि एथनिकली वो सब मंगोल हैं। तो इसीलिए यूरोपियंस ने जितने भी लिटरेचर उनके लिए लिखी उस दौर से लेकर के, जब जहांगीर थॉमस रो से मिलता है, कैसे ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, सो ऑन एंड ऑन, उसके बाद भी जितने भी लिटरेचर आए हर जगह पे इनको मंगोल ही करके एड्रेस किया गया है। और वी बीइंग इंडियंस और कॉलोनियल स्लेव, हम लोगों ने जब लिटरेचर आगे भी कंटिन्यू किया तो हम लोगों ने इनके प्राइमरी सोर्स नहीं देखे बल्कि उसको कंटिन्यू करके। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, चंगेज़ खान को रोल मॉडल मानते थे यूरोपियंस। और वोल्टायर के जो गुरु हैं डॉक्टर लॉक, ऐसा माना जाता है, एक गिब्बन एक फिलोसोफर थे, ब्रिटिश फिलोसोफर, जिन्होंने रोमन एम्पायर पे बुक लिखा है जी सीरीज, उन्होंने कंपेयर कर दिया था डॉक्टर लॉक के फिलॉसफी और चंगेज़ खान के फिलॉसफी को। और उसका कारण ये था, चंगेज़ खान एक्सपेंशनिस्ट था, सेक्युलर था, वो नॉर्म था उनका, और इस वजह से वो एक कॉलोनियल माइंड में मंगोल्स एक हीरो की तरह थे। सो देयर कैन बी टू रीज़न। एक पहला कि ग्लोरीफाई करने के लिए मंगोल शब्द ज़्यादा उपयुक्त था, क्योंकि तैमूर की लेगेसी बड़ी दर्दनाक थी और इट कैन नॉट बी समथिंग जो सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो मतलब ये कहा जा सकता है संक्षिप्त में कि मुग़ल जो एम्पायर था उसकी स्थापना ब्रिटिशर्स ने की। ऐसा हम बोल सकते हैं थ्रू लिटरेचर। पर मैं तो कहूँगा कि ये एक स्वीट जस्टिस है कि बाबर, जिसको मुग़ल शब्द से इतनी नफरत थी, हमने उसी के नाम पे ये कर दिया। और इसी के बाद पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आई। कहानी वो सत्य है। अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में सबको पता होगा कि उनके शव को निकाल करके जाटों ने जला दिया था। लेकिन वो किस्सा, उससे पहले अकबर ने एक कृत्य किया था। वो कार्य ये था दैट अमीर खुसरो के बारे में लोगों को पता ही होगा। तो जहाँ पे अमीर खुसरो को दफनाया गया था वहाँ पे एक शिया सेंट को दफनाया जाने वाला था और दफनाया गया था। तो अकबर को इतनी परेशानी थी उस शिया से कि उन्होंने बोला कि एक पायस सुन्नी के पास में आप एक शिया हेरेटिक को कैसे दफना सकते हो। उन्होंने उनके शव को निकलवाया था। तो शायद ये भी जस्टिस की पोएट्री ही थी। और शायद अब्राहम इरेली ने लिखा है कि जैसे जाटों ने उनके जो बोन्स थे और जी. उसके शव को बाहर निकाल के जलाया, तो वो भी एक मतलब उन्होंने उस एंगल से लिखा है कि जब जलाया गया तो एक पोएटिक जस्टिस था कि जैसे वो जिस तरीके से हिंदुआइज्ड हो गए थे, तो वो भी उनका जो फाइनल राइट्स हुआ वो उसी तरीके से। मतलब हाँ, इंटरप्रिटेशंस तो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन अगेन जब अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो खैर आज तो हम अकबर के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उस कैरेक्टर में काफ़ी डार्क शेड्स हैं। क्या अकबर उस पे भी लिखोगे क्या? हाँ, कोशिश तो ये है कि सारे एम्पायर्स को टच करना है और उन सबकी कहानी को लेकर के आना है, बट एज वेरी ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी। किसी को दर्द हो तो भी कोई ये नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी जब आप लिखते हैं तो आप ना किसी अच्छे पार्ट को छुपा सकते हैं ना गलत पार्ट को छुपा सकते हैं, और एक इंसान के कैरेक्टर्स को जब आप सामने लेकर के आ रहे हैं तो अगर उसने गलत कार्य किए हैं तो खुल करके आ ही जाएगा, आपको कुछ उस पर ओवर एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं, आपने जिस तरीके से इस बुक में प्रेजेंट किया है सारे फैक्ट्स को और जिस तरीके से स्टोरी बुना है, अभी तो ये जो पहला पार्ट है इसमें तो भारत का जो बहुत ही पहला एक लास्ट चैप्टर आता है जिसमें वो अटेम्प्ट करता है भारत में जाने का और फेल होता है। लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल भी मतलब उसमें तो मोटिव की बात ही नहीं है, वो तो एक अर्ली स्टोरी है जी। तो एक बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है। अकबर के ऊपर आप कुछ कह रहे थे कि उनका क्या उस पर लिखने का क्या मोटिवेशन है? क्या ऐसा फैक्ट था अकबर के बारे में जो आपको इतना आपको शॉक किया कि आपने सोचा कि इस पे भी हमको एक पुस्तक लिखनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्ट्स निकल करके आए, जैसे अकबर को हमेशा से एक लिबर्टेरियन राजा के रूप में या फिर एक ऐसे लिबरल राजा के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो अभी के मोरल कंपास के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट था, ऐसा लोग पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन फिर ये बात सत्य से बहुत परे है, क्योंकि अकबर काफ़ी इंटॉलरेंट था। जैसे मैंने अभी शिया वाली कहानी सुनाई, और उनकी नफ़रत सिर्फ शियाओं से नहीं थी, हिंदुओं से भी बहुत नफ़रत थी। और जैसे एक घटना थी जब हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला था, उससे युद्ध में जाने की तैयारी चल रही है, और बदौनी जो कि कोर्ट हिस्टोरियन है अकबर के, और वो उसके साथ साथ वो मुल्ला भी हैं और वो रिचुअल्स वगैरह किया करते हैं, वो आकर के जलालुद्दीन मोहम्मद को बताते हैं कि मुझे भी युद्ध में जाना है और मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपने दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगूं। और इस बात से अकबर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो उनको 50 सोने की अशरफियाँ या सिक्के देते हैं। और ये वो दौर है जब दीन-ए इलाही के क्रिएशन की बात चल रही है, क्योंकि अकबर ने ऑलरेडी इलाहाबाद के इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत कर दी है। कई लोग ये बोलते हैं कि इलाहाबाद और दीन-ए इलाही लिंक था, और इलाहाबाद में कुछ रिलीजियस नहीं था, क्योंकि वो दीन-ए इलाही वाले इलाही से वो इलाहाबाद बना था। लेकिन इलाहाबाद की स्थापना जस्ट इसी समय के आसपास हुई है, जब ये हल्दी घाटी की घटना है, जब बदौनी ने बताया कि मैं अपने दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगना चाहता हूँ, और अकबर ने 50 सोने के सिक्के दे दिए। उस समय इलाहाबाद को इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, मतलब वो शुरू होने वाला है। तो मतलब कहीं अकबर उस वक्त भी उतना ही इंटॉलरेंट था। एक बात जब पता चली और उसने मुझे झकझोर के रख दिया। अकबर का एक कानून था कि अगर मुसलमान लड़की प्राय जब पब्लिक में जाती है और वो वेल नहीं पहनती है तो उसको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाएगा, और ये भी एक प्राइमरी सोर्स से आ रहा है। ये फरमान था? हाँ। उसके साथ साथ जिस तरह से अकबर ने हिमाचल में कालिका माता के मंदिर में किया था, वहाँ पे तकरीबन 200 गायें बारिश से बचने के लिए आके रुकी हुई थी, और बैटल होता है, लोगों को मारने के बाद वो मंदिर के पास पहुँचते हैं, तो बारिश से वो गायें बच रही हैं। तो अकबर के जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के इंस्ट्रक्शन पे उन 200 गायों को मार दिया गया, और उनकी खून को सैनिकों ने अपने बूट्स या जूते में भर करके कालिका माता के मंदिर में छिड़क दिया। और ये सब वो दौर है जहाँ इन सब दौर में ही हम अकबर के अंदर एक टॉलरेंट सेक्युलर राजा की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने अपना जीवन तकरीबन 50% जीवन इस तरह के इंटॉलरेंस के पीछे बिताया है,
उसके बाद फॉर पॉलिटिकल गेन्स अगर कोई किसी तरह के अलायंसेस बनाता है या फिर थोड़ा वो अच्छा होने लगता है, जो आपके नज़र में शायद अच्छा हो रहा है लेकिन उसके एम्बिशन शायद कुछ और हैं। वो बहुत ही एम्बिशियस इंसान था और उसको खलीफा बनने की बहुत चाह थी, इसलिए वो मक्का में पैसे भेजा करता था। जो ये लोग बोलते हैं कई बार कि भारत का धन तो यहीं पे रह गया, नहीं, ऐसा नहीं था। ये एस्पेक्ट भी आपने अपनी बुक में हाईलाइट किया है। जी जी, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा एक्सप्लेन करें आप, जी। मक्का भेजने वाला। जी, तो अकबर के जब मक्का के लिए जत्था भेजा जाता था तो वहाँ पे तकरीबन 6 लाख के आसपास रुपए भेजे गए थे और उसके कई बार 4 लाख ऐसे करके मल्टीपल फेजेस में गए थे। तो जब वो पैसा भेजा और मक्का वो पैसा भेजने का एक उद्देश्य ये था, वहाँ के अमीरों यानी कि अमीर से एक टाइटल है, उनको ल्यूर करना था, क्योंकि अकबर का मंसूबा था उसको खलीफा बनना है। लेकिन ऑटोमन्स उस वक्त खलीफा थे और ऑटोमन्स को ये बात जब पता चली तो उन्होंने अकबर को जीने नहीं दिया चैन से और अकबर का ये जो कैंपेन था मक्का के लिए पैसे भेजने का, वो बंद करवा दिया। और उसके बाद जब अकबर को नज़र आया कि अब तो मैं खलीफा बन नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑटोमन्स हैव किक्ड मी सो हार्ड, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब क्या मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूँ अपना खुद का रिलीजियस सिस्टम। और फिर वहाँ से बात शुरू हुई दीन इलाही की। लेकिन कमिंग बैक टू अच्छा, ये स्टोरी है जी। और उस वक्त जब वो घटना बंद हो गई थी तो उस वक्त जब कोर्ट में अकबर आता था तो उस वक्त भी ये पढ़ा जाता था कि द रूलर ऑफ इस्लाम एम्पर, ऐसे करके कुछ एम्पर ऑफ इस्लाम इज़ कमिंग। अर्थात वो खुद को खलीफा देखना शुरू कर दिया था और इसके चक्कर में उसने कई बार इतने पैसे 6-6 लाख वगैरह करके मक्का पैसे भेजे। उसके अलावा प्लंडर्स का हालत इतना गंदा था कि वहाँ पे फोर्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते थे। हम ब्रिटिशर्स को जानते हैं कि उन्होंने इंडिगो की खेती करवाई, उस तरह के फोर्स प्रोडक्शंस करवाए, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी फोर्स प्रोडक्शन करवाया था। अच्छा जी, और फोर्स प्रोडक्शन इतना गंदा था कि और ज़मीन तो बंजर होते जाती है। फोर्स प्रोडक्शन हमेशा ऐसा होता है कि आप जैसे एक ज़मीन का भी एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्शन कर सकते हो, आप मास में कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, उसको भी एक समय चाहिए थोड़ा सेटल होने के लिए। तो ज़मीन तो हमारे ख़राब हो ही रहे थे, उसके साथ साथ लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी एक्सट्रीम होता था। और ये सब डेटा मुझे इरफान हबीब के पुस्तक से मिला, कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो तपन राय चौधरी और इरफान हबीब ने एडिट की है। और फोर्स्ड प्रोडक्शन एक्सटॉर्शंस के अलावा ये लोग बड़ी पार्टियां किया करते थे और जहाँ पे मास में पैसे दौलत ऐसे बहा करते थे और जिसका डिस्क्रिप्शन इनके खुद के टेक्स्ट में आता है। और जो रानियां थी उनकी जो खुद के जो पैसे मिला करते थे, सैलरी वोंट बी अ राइट टर्म, जो मेंटेनेंस था उनका, इट वाज हायर देन जो पूरे एक पर्टिकुलर सूबे की जो टोटल कलेक्टिव खर्च जो उनका है उससे भी ज़्यादा उनका मेंटेनेंस हुआ करता था एक रानियों का। और साथ ही साथ इसमें जब हम प्लंडर्स की बात करें तो ताज की बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने हाईलाइट किया है कि ताजमहल और फेमाइन। जी, जब हम चर्चिल की बात करते हैं कि ग्रेट फेमाइन, उन्होंने कितने मिलियन लोगों को मारा, उससे डबल जी, तो शाहजहां ने मारा है। जी। और ये घटना ने फिर मुझे काफ़ी झकझोर के रख दिया था, क्योंकि ताज ठीक है, ताज के लिए मेरे मन में उस तरह के बैगेजेस नहीं थे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, वो है उसमें, और यस आर्किटेक्चरल मार्वल तो वो है ही, वो सुंदर है, इंजीनियरिंग मार्वल भी है। लोग अलग अलग बातें बोल सकते हैं, लेकिन एज एन आर्किटेक्ट मुझे हमेशा वो स्ट्रक्चर प्लीज़ किया इन टर्म्स ऑफ जैसे वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब मैंने इसके सत्य को अनकवर करना शुरू किया, इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि जब ताज कमीशन किया गया, अभी मैं ये सब क्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि वो तेजो माल्या है कि नहीं, बिकॉज वी डोंट नो, लेकिन था चाहे नहीं था, एक स्ट्रक्चर कमीशन किया गया था
whether it was rebuilding or whatever. क्या ये जो अगली बुक आ रही है उसमें हमको मिलेगा ये? मैं टच करना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सप्लोर करोगे आप? मैं बिल्कुल एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ तक उसको नहीं, या तो लोग हमारा उस, अगर आप पीएनओ की बात करेंगे तो ये तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने उस पर एक्सप्लोर करने का कोशिश नहीं किया है। सो मैं नहीं सिरे से ये खारिज करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने काम किया वो गलत है, नहीं, मैं ये क्लेम करना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही है। तो मैं एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा इसको कि वो एग्जैक्टली क्या था। लेकिन कमिंग बैक टू द ताज, तो उस वक्त एक स्ट्रक्चर कमीशन तो किया गया था जिसके कमीशनिंग कॉस्ट थी 4.18 करोड़ सिल्वर कॉइन्स, तो तकरीबन 4 करोड़ चांदी के सिक्के से कमीशन किया गया था वो स्ट्रक्चर। और ये कमीशनिंग उस वक्त हुआ है जब एक बहुत ही गंदा अकाल आया है और उस अकाल में तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए हैं, और वो अकाल भी लाने का पूरा श्रेय शाहजहाँ को जाता है। क्योंकि जो दक्कन और मालवा रीजन था, वहाँ पे जो उनके गवर्नर्स थे उन्होंने रिबेल कर दिया था टिमुरिड अम्पायर के ख़िलाफ़, और उन्होंने आदिल शाही से हाथ मिला लिया था। और जो मालवा बेल्ट है वो एक सबसे रिच बेल्ट हुआ करता था, वो काफ़ी फर्टाइल बेल्ट था। अभी मालवा एक बहुत ही फर्टाइल बेल्ट है। और उनका कॉन्सेप्ट ऐसा था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जो भी लैंड जितना फर्टाइल होता है उससे उतनी रेवेन्यू लेते थे। मालवा से तकरीबन 53% रेवेन्यू उठाया जाता था। 53%? जी। और इसका सोर्स है शिरीन मुशफी, अनदर AMU हिस्टोरियन। तो अब क्या ही बोले। 53% तक रेवेन्यू उठाया जाता था। और जब शाहजहाँ ने ये देखा कि ये तो हमारे पास है नहीं अब, तो जो मेरा नहीं हो सकता है तुम्हारा कैसे हो सकता है। उनकी जो आर्मी गई, उस आर्मी ने पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और घोड़ों की टाप जब फर्टाइल लैंड पे चलती है तो घोड़ों के टाप से वो मिट्टी भी थोड़ी ऐसी हो जाती है कि दोबारा उस पर खेती करना आसान नहीं होगा। और उसके साथ साथ उस बार बारिश अच्छी नहीं हुई, तो बारिश की कमी, क्रॉप्स चले गए, फसल उजाड़ दिए गए, रैविश्ड, लैंड इज़ कम्प्लीटली रैविश्ड। वो कपल होकर के एक ऐसी अकाल लाते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन पीटर मुंडी, जिनका आई विटनेस अकाउंट है, वो कहते हैं कि पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड। कंडीशन ऐसा है कि लोग ट्रेड कर रहे हैं कुत्ते की मीट को गोट की मीट के साथ। लोग अपने बच्चे को बेच रहे हैं एज अ स्लेव, कि स्लेव ही बन जाए लेकिन कम से कम जीवित तो रहेगा। तो ऐसी, और ये अकाल के बारे में लाहौरी, जो कि बायोग्राफर हैं शाहजहाँ के, कोर्ट हिस्टोरियन, उन्होंने भी इस अकाल के बारे में बताया है। और उन्होंने ही हमको कारण के बारे में बताया है कि वो एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो ये नहीं बताता है कि इस वजह से अकाल आया, लेकिन आप, ये एक एनालिसिस है कि आपने क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे जा कर के सारे पूरे लैंड को रैविश कर दिया है, बारिश नहीं हुई, तो अकाल तो उसी वजह से आई है ना। तो वो अकाल आई और तकरीबन 7.5 मिलियन, और जब 7.5 मिलियन लोग मारे गए हैं उस वक्त, 7.5 मतलब 75 लाख के आसपास लोग जब मारे जा रहे हैं, उस वक्त शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, जिसकी मृत्यु भी एक बड़ी ही दर्दनाक सिचुएशन में हुई, और उसके लिए वो मुसोलियम बना रहा है और उसमें वो खर्च कर रहा है 4.18 करोड़ सिल्वर रुपया। अब जब ये लोग बात लेके आते हैं कि हम ताज लेके चले जाएंगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा, अरे ताज में तो खून हमारा, 7.5 मिलियन लोग मारे गए, जो पैसे आए वो भी एक्सटॉर्ट करके लाए गए, वो भी हमारा, आर्टिजन्स भी हमारे। और बिकॉज आर्टिजन्स की हम बात करते हैं, बोलते हैं ना मुगल आर्किटेक्चर, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, और ये बाबरनामा में एक्सप्लेन किया गया है, जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर समरकंद में है अभी भी, वो है तैमूर का मौसोलियम। और तैमूर के मौसोलियम का जो साइज़ है, जो बिल्टअप एरिया है, वो भी ताजमहल से कम है। जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो भी ताज से कम है। और उसको बनाने के लिए भी इन लोगों ने भारत से आर्टिजन्स बुलाए थे। अच्छा, ये बाबर कहता है।
तो ये तो मुगल आर्किटेक्चर के पूरे प्रिमाइस को ही चकनाचूर कर देता है कि जो उनका सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है उसको भी बनाने के लिए आप भारत से ही आर्टिजन लेके गए। तो जिन लोगों को पास्ट में तो मतलब ये हमको तो जो नॉर्मल जो चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे जो रिवील भी हुई हैं कि भाई ताजमहल बनाया उसके बाद हाथ काट दिए, यही लिमिटेशन है। यहाँ से ही हम ये कहते हैं कि ब्रूटल था जी लेकिन वो देखिए उससे पहले क्या हुआ है जी और इतना ब्रूटल ये एस्पेक्ट है और कोई टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में कहीं नहीं हमको बताया जी। गया है। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि वो जो हाथ काटने वाली कहानी इसलिए भी शायद प्रसिद्ध हुई क्योंकि शायद इस कहानी को दबा करके रखना था। और ये मेरे लिए एक रेवलेशन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ आई वॉज नॉट एट पीस फॉर मेनी डेज। क्योंकि जब बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि अगर दिल्ली आना है तो आगरा जाना ही है और ताजमहल के सामने उस कोडैक के कैमरा से आपको एक तस्वीर लेनी ही है। वो एक रिचुअल हुआ करता था। और अभी भी हम देखते हैं कि कपल्स आकर के वहाँ पे पिक्चर लेंगे, सिंबल ऑफ लव। ये सिंबल ऑफ लव तो बिल्कुल है ही नहीं, इट इज सिंबल ऑफ ब्रुटैलिटी। क्योंकि आप उसके लिए वो बना रहे हो जिसकी मृत्यु आपके वजह से हुई और इतनी दर्दनाक वजह से हुई। दूसरी बात, आपने फिर से ये स्ट्रक्चर बनाया और उन लोगों के खून से बनाया जिसके पैसे को लेकर के आपने इस्तेमाल करके उसको कमीशन किया। और ये कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन की, ये मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर जो जिस माइंडसेट से आया था, जो उसके लेसन्स थे वही पास डाउन हुआ है। तो हम उसी पे बात करते हैं। पर उससे पहले बाबर का के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, तैमूर की आपने बात की, वो बहुत ज़्यादा था जी। तो हर एस्पेक्ट में, मिलिट्री वाइज भी और एज अ लीडरशिप कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को। तो आपके हिसाब से क्या वो तैमूर के इन्फ्लुएंस थे जो बाबर ने इनकॉर्पोरेट किया? बाबर की नानी उसको हमेशा चंगेज़ खान और तैमूर की कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन बाबर, और ये कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली मध्यकालीन दौर में पिता हमेशा एक बहुत ही आइडियल पर्सन रहते हैं किसी के लिए भी। और क्योंकि कोई भी राजकुमार जो राजा है उससे बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। और बाबर के पिता की मृत्यु 11 साल में हो गई। मतलब जब बाबर 11 साल का है तो उस वक्त उसके पिता की मृत्यु हो गई उमर शेख मिर्ज़ा की। और उस समय तक उमर शेख मिर्ज़ा ने उसको कहानियाँ सुनाई है तैमूर के भारत के कैंपेन का भी, कि तैमूर आया था। एंड हमेशा से एक बात जिसको रिफ्लेक्ट करवाता था उमर शेख बाबर के ऊपर, कि उन्होंने अम्पायर जो इस्टेब्लिश नहीं किया है वो हमको कभी ना कभी तो बनाना ही है। और कई लोगों ने इसको फिक्शनलाइज वर्जन में देखा होगा, ड्रामेटाइज किया गया था। अम्पायर में भी जो सीरीज़ आई थी, वो एलेक्स रदरफोर्ड की जो पुस्तक है मुगल सीरीज़, वो एक फिक्शन, वर्क ऑफ फिक्शन है। लेकिन दैट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अब्राहम एडली's वर्क, और वहाँ से कहानी लिखी गई है। वहाँ पे भी ये बात को दिखाया गया है। तो मुझे आश्चर्य ये लगता है कि ये बात तो मेन स्ट्रीम हो गई है कि तैमूर के इंटेंशन को, लेकिन आज भी लोग बाबर के उस इंटेंशन पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं। बाबर से ही कहानी शुरू होती है और शायद औरंगजेब पे ख़त्म हो जाती है, पीछे की ओर नहीं बढ़ती है। लेकिन वो इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि तैमूर के उद्देश्य को पूरा करना बाबर का उद्देश्य था। और जो पहला उद्देश्य था तैमूर का, वो था पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने बताया है। दूसरा उद्देश्य था अल हिंद में अपना अम्पायर इस्टेब्लिश करना है। अल हिंद से क्या ऑब्सेशन था? हिंद का हमेशा एक ऑब्सेशन, एक उसका रीज़न ये हो सकता है, जो एक हदीस को आज रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो गज़वाए हिंद का हदीस है। मेरा खुद का ये मानना है, और ये जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कभी कोई प्राइमरी सोर्स कहता नहीं है। और गज़वाए हिंद उसी दौर, उसी के थोड़े 2-3 सेंचुरी पहले का टेक्स्ट है, जो एक्चुअली जब उसकी बात होती है, जब हदीस लिखे जा रहे थे वगैरह। और ये तकरीबन 10th या 11th सेंचुरी के आसपास, और ये कहानी हम जो बात कर रहे हैं 15वीं सदी की है। डेफिनेटली एक गज़वाए हिंद का एक इन्फ्लुएंस रहा था। और क्योंकि बाबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताता है, वो ये बोलता है कि
मैं वो तीसरा त्रामुंताना रूलर हूँगा, मैं बनूंगा तीसरा त्रामुंताना रूलर। त्रामुंताना का अर्थ है वो पहाड़ी इलाका, अफ़गानिस्तान वगैरह की तरफ का, जो भारत में आकर के शासन करेगा। और वो जो दो नाम लेता है वो बुत शिकन है, उनका नाम है गजनी और दूसरा है गोरी। और बाबर बोलता है तीसरा मैं हूँगा, मतलब गजनी 1, गजनी 2 जो कि गोरी, और तीसरा गजनी 3। तो जो गजनी एक बुत शिकन है जिसने ये ब्राह्मणों की इस ऑफर को भी ठुकरा दिया था कि आप पैसे ले लो, सारे हीरे जवाहरात लेकर के चले जाओ, लेकिन हमारे विग्रह को छोड़ दो। तो भी उसने बोला था ना कि मैं मूर्ति बेचने वाली की तरह नहीं, आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ आइडल सेलर, जो उसका डील किया मैंने, लेकिन मैं बुत शिकन की तरह जाना चाहता हूँ, आइडल ब्रेकर। यस। तो वैसे इंसान के लाइन में बाबर खुद को रख रहा है। तो इस बात से बिल्कुल ये मंसूबा क्लियर हो जाता है कि इंटेंशन तो गजवाए हिंद था ही। और लेकिन इस्लामिक रूलर्स तो और भी रहे हैं ना, बाबर से पहले और गोरी के बाद जी, भारत पर राज करने वाले। जी हाँ, सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत थी, लोदी, इनफैक्ट बाबर ने लोदी को ही हराया था। लेकिन वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन आ जाता है इस्लामिक रूलर्स के केस में। एक तरफ ब्रदरहुड की तो बात होती ही है, लेकिन ये आपस में भी लड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्वार्थ तो इनके मन में भी रहता है कि अंपायर होगा तो मेरा होगा, अन्यथा हर किसी के मन में खलीफा बनने की चाहत क्यों होती? हर किसी को एक खलीफा बनना था, हर किसी को इस्लाम का रूलर बनना है। सो वो और जितने भी वॉर टैक्टिक्स बाबर अप्लाई करता था वो तैमूर के ही हुआ करते थे। और इनफैक्ट जैसे मतलब कोई एग्जांपल दे? एक एग्जांपल ऐसा है कि स्पेशली जैसे वो ट्रीट करता था जो लोग हार गए हैं, तो स्कल टावर्स बनाने के लिए जैसे तैमूर फेमस था वैसे बाबर भी था। अच्छा। और बाबर ने तो अब बाद में जो किया सो किया ही भारत में आकर के। जब काबुल में भी वो एंटर कर रहा है, काबुल में उसने 3 या 4 स्कल टावर बनाए, और एक स्कल टावर में तकरीबन 200 सर हुआ करते थे। इसका भी डिटेल बाबर ने दिया है कि एक स्कल टावर में कितने सर हैं, कितने लोगों को हमने मारा और उसका एक टावर बनाया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितने भी टावर्स उसने बनाए हैं वो सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था बाबर के सामने, फाइट भी नहीं कर रहे थे। वो आए, मतलब कि वी सरेंडर, हम मानते हैं कि हम हार गए, लेकिन बाबर ने ये किया। और ये आपको एक भ्रम एक और तोड़ता है। अक्सर आपको ये बताया जाता है कि जो अफ़गान्स हैं वो बहुत बड़े वॉरियर हुआ करते थे। तो बाबर के हिसाब से जो अफ़गानी लोग थे बड़े जल्दी आकर के ना तलवार डाल देते थे। और एक किस्सा ऐसा है कि अफ़गानी ट्रेडिशन ये था कि मैं अगर आपके सामने हार गया हूँ तो मैं मुंह में घास ले करके आपके पैर पे गिर जाऊँगा और मैं बोलूँगा मैं आपकी गाय हूँ, मतलब आप मेरे मालिक हो, मैं आपका हो गया हूँ। तो ये वो किया करते थे, और जितनी बार भी ऐसा हुआ हर बार बाबर ने इनको स्लॉटर किया और उनके सर के टावर्स बनाए। और ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया। और बट क्या मुसलमान बन गए थे क्या उस समय वो? हाँ, अफगानिस्तान में इस्लामाइजेशन हो चुका था, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारे रीजंस थे जो नहीं हुए थे। जैसे इस पुस्तक में नहीं, लेकिन अगले पुस्तक में आने वाला है वो सब। बाबर एक हिंदू मंदिर भी विजिट करता है उस दौर में, और उसका फर्स्ट एनकाउंटर है हिंदूज से। उसने पहली बार हिंदूज को देखा है, हिंदू साधु देखे हैं। और एक डिस्टिंक्शन जो बाबर बहुत क्लियरली करता है, जैसे ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया कि जो गजनी और गोरी के लाइन पे चलना चाह रहा है उसका मकसद तो जिहाद है ही। और जब वो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है उस वक्त वो जिहाद कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन जब भारत में आता है तो वो जिहाद कॉल करता है, वो गाजी का टाइटल भी लेता है। सो ये कई बार जब इस तरह की वाइट वॉशिंग होती है कि बाबर तो जस्ट कॉमनली सबको मारता था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। मारता तो सबको था, लेकिन ही हैड अ डिस्टिंक्शन, वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, दैट मैं काफिरों को मार रहा हूँ, काफिरों का खात्मा कर रहा हूँ, या ये नॉन काफिर है। तो
भारत की तो बात जैसा आपने कहा कि अगले वाले जो भाग है उसमें होगी, लेकिन जो उसका कल्चरल जो उसकी कॉन्क्वेस्ट हैं या जो उसके जहाँ जहाँ पे भी वो गया, अफ़गानिस्तान भी आ गया उसमें, समरकंद भी आ गया और भारत भी आएगा आगे, तो कल्चरल एज वेल एज सोशल उसका क्या इम्पैक्ट उसकी कॉन्क्वेस्ट का उस रीजन में हुआ, या वो लास्ट किया या नहीं किया दैट इज़ सेकेंडरी, बट फॉर इमीडिएट फ्यूचर जब उसने कॉन्क्वेस्ट किया तो कल्चरल या सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ उसके कॉन्क्वेस्ट से? So, उसके कॉन्क्वेस्ट से एक, जैसे अभी तक वो भारत आने से पहले जितने भी रीजन वो कवर कर रहा है वो सारे इस्लामिक हैं, तो रिलीजियस कन्वर्शन की बात अभी तक आई नहीं है मतलब इस किताब में। लेकिन एक 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 आइडिया को वो जरूर प्रोपोगेट करता था कि जिस तरह का जो जैसे पूरे बाबरनामा भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक टिमुरिड स्टाइल ऑफ कल्चर की बात करता है। वो टिमुरिड स्टाइल ऑफ कल्चर ऐसे होता है कि किस भाषा में आपको लिखना है, तो भाषा का इम्पोजिशन वो दिखता है। लाइक टिमुरिड्स पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करते थे और कई बार लोग ये अचंभे में रह जाते हैं कि अगर ये मंगोल थे या मुसलमान थे तो इन लोगों ने पर्शियन भाषा का क्यों उपयोग किया। और तैमूर भी खुद को पर्शियन ही समझता था, उसने हमेशा खुद को पर्शिया से रिलेट करने की कोशिश किया और यही कारण था कि इन्होंने कभी भी टर्किक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने तुर्की भाषा ना इस्तेमाल करते हुए पर्शियन भाषा का ही इस्तेमाल किया। और भाषा का इम्पोजिशन था, उसके साथ साथ जो इनका रूलिंग फेनोमेनन था, जिस तरह से जैसे अफ़गानिस्तान के बेल्ट में जो ट्राइबल ट्रेडिशन था वहाँ के उनके ट्राइब्स का, वो बहुत हद तक चलता था, इट वाज कंटिन्यूइंग। लेकिन उसको बाबर चेंज करने की कोशिश करता है जब उसका काबुल में शासन हो जाता है। अच्छा। तो उसके खुद के रूल वो तो आज तक कोई नहीं बदल पाया उनका। नहीं, वो बिल्कुल था और इस तरह के इम्पैक्ट्स सर्टेनली देखे गए। और इससे, और जब वो भारत में, जैसे कई बार ये निकल करके आता है कि बाबर ने तो कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया नहीं, ऐसा ओपिनियन लोगों का आता है। लेकिन बाबर का रेन ही उतना बड़ा नहीं था, बाबर रूल हार्डली एनी पीरियड, राइट, विद स्टेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, स्टेबल तो बिल्कुल था ही नहीं। और वहीं से ये इनका नाम भी चेसबोर्ड किंग आता है। सो कई बार द चेसबोर्ड किंग टाइटल से लोगों को लगेगा कि ये बड़ा पावरफुल नाम है, लेकिन जो शतरंज खेलते हैं उनको पता होगा कि जो पूरे चेस बोर्ड में राजा शायद सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, क्योंकि वो चल भी सिर्फ एक घर चल सकता है। और बाबर की कहानी भी ऐसे ही है, अगर वो समरकंद कॉन्कर किया तो उसको पता चलता है अंदीजान में कोई आ गए हैं, वो अंदीजान जाता है, रास्ते में पहुँचे ही है तब तक समरकंद चला गया, वो अंदीजान जाता है, फिर अंदीजान किसी तरह से थोड़ा, लेकिन फिर पता चलता है कि वहाँ पे अंदर से काफ़ी अपोजिशन हो रहा है, सो ही कांट स्टे देयर। वहाँ से फिर वो दूसरे रीजन की तरफ बढ़ेगा, खुरासन की तरफ, फिर पता चला अंदीजान इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। सो उसकी कभी भी एक किंगडम नहीं थी। फिर उधर से काबुल से फिर भारत आने की। एग्जैक्टली। और भारत आने का तो एक क्लियर उद्देश्य था कि तैमूर के मंसूबे को पूरा करना है, लेकिन उसका एक आर्च एनिमी था शाइबानी खान। सो जहाँ बाबर जाता है वहाँ शाइबानी आता है, फिर बाबर जाता है, फिर शाइबानी खाता है। सो एक टॉम एंड जेरी की तरह का खेल बाबर और शाइबानी के बीच में हमेशा चलता था और बाबर भागता रहता था। और इनफैक्ट जो उसके पहले 2 कैंपेन भी थे, दूसरा इनफैक्ट भारत की तरफ आने के लिए, उसका एक प्रमुख कारण था कि शाइबानी काबुल भी पहुंचने वाला था। अच्छा, तो उसको और आगे बढ़ना था फिर। जी। सो उसका एक ये भी कारण था। सो ये 4 कारण हम बेसिकली बता सकते हैं कि बाबर भारत क्यों आना चाहता था। पहला, उसको तैमूर के उद्देश्य को पूरा करना है। दूसरा ये था कि शाइबानी खान उसके पीछे पड़ा हुआ है। तीसरा था कि जो वो बाबरनामा में खुद बताता है कि भारत के जो आर्टिजन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़े डोसाइल लोग हैं, आप जो उनको बोलोगे वो कर देंगे, और सोने चांदी यहाँ बहुत बहते हैं। तो एक एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए? लोग चाहिए जो आपको मदद कर सके, और उसके साथ साथ सोने चांदी चाहिए, वो भी इतना फ्लो कर रहा है। तो बाबर क्यों नहीं आएगा हिंदुस्तान? और ऑफ कोर्स उसके पास कोई किंगडम नहीं है, उसको ये किंगडम इस्टेब्लिश करना है। सो ये सब मोटे मोटे 3 या 4 कारण थे जिसके वजह से बाबर हिंदुस्तान में आना चाहता था।
तो ये जो कहानी है कि बाबर खुद नहीं आया था, भारत के ही दो राजाओं ने, जिसमें एक राणा भी हैं, उन्होंने शायद मेवाड़ के राणा के बारे में बात होती है ना, जी। कि उन्होंने खत लिखा था कि हमको राणा सांगा। लोधी से लड़ना है। जी। राणा सांगा की बात होती है। जी। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें भी काफ़ी नुआंसेस हैं। पहला ये कि मेरा आउटराइट आंसर ये है लोगों को कि अगर राणा ने चिट्ठी लिखी भी तो क्या, उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मतलब पहला आउटराइट मेरा आंसर ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। अब जैसे बाबर का ये रोना है बाबरनामा में कि राणा सांगा ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा तुम्हारी लड़ने के लिए, वो ही डजंट टर्न अप। तो मैं तो इसको बोलता हूँ ये तो अच्छे से पूरी लगा दी उसकी कि आपको मैंने, और ही डिडंट गिव एनफ वेटेज टू बाबर, और उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया एंड ही जस्ट स्टेड अवे। और बिल्कुल और बाबरनामा सर्टेनली ये बताता है हमको कि राणा सांगा ने चिट्ठी लिखी है, और ये पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट में भी है। क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने फ़ारसी मैन्युस्क्रिप्ट देखी है, उसमें भी ये मेंशन्ड है। लेकिन अब ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि जो राजपूत हिस्टोरियंस हैं वो इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। बट ये एग्जिस्ट करता है बाबरनामा में भी और पर्शियन जो प्राइमरी सोर्स है उसमें वो बताया गया है कि चिट्ठी क्या है वो हमको नहीं पता है। अच्छा, उसमें डिटेल्स सिर्फ ये बताता है कि राणा सांगा ने ऐसा बोला था एंड ही बिट्रेड, राइट। लेकिन उससे जस्ट पहले बाबर राणा सांगा की बड़ाई कर रहा है। राणा सांगा बहुत बड़े राजा हैं एंड ही सो पावरफुल, और राणा सांगा तो लोधी को हरा चुका है, उसको ही इज़ अ पावरफुल किंग, उसको एक लूज़र प्रिंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी। बाबर तो अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ उसने कुछ युद्ध जीते भी हैं बाबर ने, ऐसा नहीं कि वो हारता ही रहा, लेकिन वो इतना तो पावरफुल नहीं था कि ग्रेट राणा सांगा को ज़रूरत पड़ जाएगी बाबर की। लेकिन एज अ आप जब इतिहासकार के नज़र से इस किस्से को देखना चाहेंगे तो आपके लिए सही यही होगा कि आप सारे सोर्सेज को ओपन करके रख सकते हैं। हाँ, बाबरनामा से ये बताया जाता है। आप जब पूरी चीज़ों का ट्रायंगुलेशन करेंगे, ट्रायंगुलेशन का मतलब इधर उधर से जोड़ तोड़ मोड़ के सुपर इम्पोज करके सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो आप शायद ये नहीं मान पाएंगे कि बाबर सही बोल रहा था। लेकिन अब ना हमारे पास राणा है ना बाबर है, तो शायद ये हमको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ना ये राणा सांगा के महानता को घटाता है और न ही ये बाबर को किसी भी तरह से एलिवेट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे वो प्रिपेयर कर रहा है भारत में आने के लिए, एक बात जो आपकी पुस्तक में निकल के भी आती है कि कैसे वो प्रिपेयर करता है अपने आप को, और वहाँ तक आते आते उसने अपनी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो समरकंद में भी लड़ी है, और काबुल तक आते आते जैसा आपने कहा चेस बोर्ड, तो वहाँ तक आते आते बहुत कुछ झेला भी है। इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसके बाद जो लॉयलिस्ट थे उन्होंने भी बहुत धोखा दिया, और जहाँ पे भी जाता वहाँ मतलब कोई ना कोई पीछे पीछे घूम रहा है। तो इस तरीके के चैलेंजेस भी हैं। तो वो अपने आप को मिलिट्रीली वाइज भी इवोल्व कर रहा है, जो चैलेंजेस हैं उनसे सीख भी रहा है। तो जब भारत आता है तो वो उसके लिए भी बहुत प्रिपरेशन जो करता है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरीके से टैक्टिकल इनोवेशन करना है, तो वो भी आपने अपनी पुस्तक में अच्छे से दिखाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस एस्पेक्ट पे बात करें, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे ही आ गए और हरा दिया, कि मतलब बस आए, उतने पावरफुल थे और हम कमज़ोर, यहाँ पे हम तो क्या मतलब, वो भी लोधी ही था तो वो भी कमज़ोर था और वो हार गया। तो इस जो नैरेटिव है इसको आपकी बुक जो है चैलेंज करते हैं कि ही केम फुल्ली प्रिपेयर्ड। जी, और बाबर ने कुल मिलाकर के 5 अटेम्प्ट किए हिंदुस्तान में घुसने के लिए। 5वें में वो सक्सेसफुल होता है जब लोधी को फाइनली वो हरा देता है। उससे पहले के 4 अटेम्प्ट उसके विफल हो जाते हैं, और हर अटेम्प्ट में वो स्टेप बाय स्टेप खुद को बेटर बनाता जा रहा है, क्योंकि उसने इतनी हार का सामना किया है अपने पास्ट में भी, और ही इज़ अ क्विक लर्नर। एंड कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आए कि मैं बोलूँ, लेकिन बाबर वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। वो बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर था।
शुरू में उसने बहुत गलतियाँ की क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी, 11 साल उसकी उम्र थी जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसको अब ही भागना शुरू कर देना पड़ रहा है इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए और ये देखने के लिए कि फरगाना का जो कैपिटल है अंदीजान वो कोई और ना ले ले। लेकिन फिर भी जाता है और उससे उबर नहीं पा रहा है। उसके कज़न्स ने उसको कई बार धोखा दिया और साथ ही साथ उसके जो बेग्स हैं, बेग्स भी एक्चुअली एक टाइटल है। इट्स जैसे अमीर एक टाइटल होता है वैसे बेग भी टाइटल है, जैसे सेनापति होते हैं वैसे बेग होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बेग्स हैं। सो उनमें से बहुत सारे बेग्स ने भी बिट्रे किया है बाबर को कई बार उसकी कम उम्र होने की वजह से। और जब भारत के टेरेन में की तरफ वो जो बढ़ना चाह रहा है तो टेरेन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं द मोमेंट वो काबुल की तरफ अप्रोच करता है। एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जब वो बढ़ रहे हैं तो रास्ता बिल्कुल बर्फ़ से घिरा हुआ है और जब बर्फ़ है तो आपको पता नहीं है कि बर्फ़ कहाँ पे धंसेगा। और कई ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहाँ पे बाबर और उसकी जो होड़ है, चाहे वो 200-300 लोगों की, और वो मास में नहीं आ रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है मूवीज़ में देख करके कि 1000, 2000, 3000 ऐसे नहीं होता था क्योंकि उस समय रिसोर्सेज कम थे और सब कुछ मस्कुलिन पावर से हुआ करता था। और इस तरह से आप नंबर्स उतने कभी स्वेल अप नहीं कर सकते हैं। और जितने भी ये कैंपेन्स होते थे जब ये, और मैक्सिमम ये कैंपेन्स विंटर के वजह से हॉल्ट हो जाते थे। और जब कहीं पे हॉल्ट हुआ है तो रिसोर्सेज कम होने लगे। तो रिसोर्स कम जब हो रहे हैं, रिसोर्स में खाना भी होता है। जब खाना की कमी हो रही है तो वो क्या करते थे, वो अपने घोड़ों को मारने लगते थे। अच्छा। घोड़े को मार करके दैट वाज द फूड फॉर देम, क्योंकि और कुछ वो खा नहीं सकते। घोड़े को मार करके, और जब फिर घोड़े का नंबर कम होने लगता है। अब घोड़े के नंबर कम होने लगते हैं तो अब जब उनके पास घोड़े नहीं है तो वो आगे कैसे जाएंगे। सो एक किस्सा ऐसा भी आता है जहाँ पे बाबर ने कुछ लोगों से घोड़े लैंड भी किए हैं। तो पहले वो एक गधे पे चल रहा होता है और किसी और के पास घोड़ा रहता है, तो वो बोलता है कि बादशाह गधे पे कैसे बैठ सकते हैं, तो आपको तो वो घोड़ा दे देता है अपना बाबर को। बट ये सारे जो एडवर्सरीज थे, अभी ये सब सुन करके लोगों को लगा ये कौन सी बड़ी बातें हैं, बट उस समय कि अभी अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है एंड यू आर इन सम स्ट्रेंज सिटी, यू आर हाउ विदाउट द जीपीएस, आप रह नहीं सकते। उस समय जीपीएस तो दूर की बात है, जीपीएस तो तारे हैं, वो दिखा रहे हैं रास्ता, लेकिन जब आपके पास चलने के लिए कुछ भी सोर्स नहीं है तो आप कैसे कैंपेन करेंगे। तो घोड़ों को बचाने के लिए उसने काफ़ी वर्क किया। दे हैव बीन डिफरेंट स्ट्रैटेजी जहाँ पे खाना कैसे लेकर के वो जाएंगे, ये सब का बहुत डिस्क्रिप्शन है। खाना को मास में कैसे रखना है, क्या खाना कैरी करना है, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट भी बहुत ही अलग है। और विंटर से कोप अप कर पाना इतना आसान नहीं है। विंटर्स हैं, समरकंद वगैरह के तरफ भी विंटर्स होते थे, लेकिन व्हेन यू गो इन अ एरिया जो कि पूरे स्नो से ही कवर्ड है, सो इट्स नॉट सो ईजी टू पास थ्रू इट। फिर उन्होंने वेपन्स पे भी काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन किया था। वेपन्स को लेकर के जैसे इट वाज नॉट ओनली द बैटल ऑफ द सोर्ड्स बट आर्टिलरीज की तरह की चीज़ें अभी आने लगी थी जिससे ब्लास्टिंग वगैरह वो कर सकते थे, क्योंकि दे वेयर इन टच विद द टर्क्स, जो तुर्की आइडियाज़ थे उस तरह से। सो दे वे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स विद द टाइम। और जब तक भारत के फाइनल कैंपेन में वो आए, एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स के रूप में वो बन चुके थे। नहीं तो इब्राहिम लोदी को हराना इतना आसान नहीं था। लोदी, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि लोदी भी एक बहुत ही काला फेज़ है हमारे इतिहास के लिए, लेकिन एक लूजिंग प्रिंस को आकर के लोदी को हरा देना, वो भी उसी के डन में, इतना आसान कार्य नहीं था। तो इनकी काफ़ी लंबी प्रिपरेशन चली थी। आर्टिलरीज, फूड मैनेजमेंट, घोड़े को कैसे मैनेज करना है, हाउ डू यू हैव मोर एंड मोर हॉर्सेस। सो काफ़ी मेहनत किया था इसके ऊपर उन लोगों ने। तो ये सारे के सारे जो लेसन्स थे वो धीरे धीरे सीख के आया था। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर कोई और भी आता तो शायद हार जाता जी, क्योंकि ये तो एक फेट ही है ना कि इसको इस सारे ऐसे लेसन्स मिल गए जो इसको जीत में फाइनली इंडिया में काम आए। बिल्कुल। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर की जितनी भी लर्निंग होती थी
उसके लिए उसकी नानी का बहुत सपोर्ट था उसको। अच्छा। उसकी नानी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया बाबर को बहुत सारे लेसन्स देने में। और जब नानी, जैसे नानी हमेशा चंगेज़ खान और तैमूर की कहानियाँ सुनाती रहती थी, और उन्होंने बहुत सारे वॉर स्ट्रेटजीज भी बताए थे बाबर को। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाई थी बाबर की, जिससे बाबर कभी मिल नहीं पाता क्योंकि वो टिमुरिड लिनियज से आता है। लेकिन उसकी नानी चंगेज़िड साइड से हैं, चंगेज़ खान के साइड से। और कुछ मुगल्स बहुत ही कुशल हैं वॉर टैक्टिक्स में, जो कभी सपोर्ट नहीं करते बाबर को अगर उसकी नानी का सपोर्ट नहीं होता तो। अच्छा, तो उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हाँ बहुत, लेकिन बाबर समहाउ कभी लॉयल नहीं रहा मुगल्स के लिए। मुगल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मुगल्स ही बाबर के लिए लड़ते थे। अच्छा। तो मुगल्स ही उनके आर्मी में हुआ करते थे। और इसलिए एक ऐसा फेज है जहाँ पे मुगल्स ने रिबेल किया है। सो उसके सारे वॉरियर्स मुगल्स ही हैं। तो बट अंदर से तो वही था ना उसका कि कंटेम्प्ट था उनके लिए। हाँ कंटेम्प्ट था, बिल्कुल कंटेम्प्ट। और कहीं ना कहीं हमेशा एक ये चीज़ रही कि वो अपने लोगों को उतना रिस्पेक्ट या फिर प्रेज और रिसोर्सेज वापस नहीं कर पाया जितना वो उसके लिए करते थे। वो मुगल्स के लिए हमेशा से उसके मन में कंटेम्प्ट ही रहा। तो जब आपने कहा कि 5 अटेम्प्ट किए उसने जी। भारत को आक्रमण करने के लिए और आखिरी में सक्सेसफुल हुआ, तो जो 4 अटेम्प्ट थे वहाँ पे फेल होने का कारण क्या था? मेजरली क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी। मतलब ये कुछ बता सकते हैं इन अटेम्प्ट्स के बारे में? बेसिकली क्या होता था कि जब पहला अटेम्प्ट वो कर रहा था तो उस वक्त भी विंटर आता है। दूसरे अटेम्प्ट के समय हुमायूं का जन्म हो जाता है और ही चूजेस टू गेट बैक। और उस वक्त भी कोइंसिडेंटली हर इंस्टेंस पे विंटर एक बहुत बड़ा बैरियर रहा है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि वो जो हिंदू कुश का रीजन है वहाँ से आज भी अगर कोई आना चाहता है तो विंटर विल बी द बिगेस्ट चैलेंज। ट्रू। और कोइंसिडेंटली जो 5वां अटेम्प्ट था वहाँ पे जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल सही होकर के आई, और विंटर ने कभी भी उस तरह के चैलेंजेस बाबर को नहीं दिए। और ही उसको कभी उस तरह की युद्ध की जैसी एडवर्सरीज नहीं फेस करना नहीं पड़ा। ही नेवर फेस एनी बैटल। जो हमने बात की थी कि जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती थी वो इतनी एक्सट्रैक्टिव थी, तो वो कहीं ना कहीं बाबर से इंस्पायर्ड होंगी। तो क्या आपको कुछ इंस्टेंस हैं जो वो कहाँ से उसको दिमाग में आया कि इतना टैक्सेशन एक्सट्रैक्ट करना, लोगों को पनिशिंग टैक्सेस, तो ये कहाँ से उसको थिंकिंग आया, ये माइंडसेट कहाँ से बना? ये जो टैक्सेशन की पॉलिसी थी, अगर हम देखें तो बाबर के चाचा थे, उनका जब रूल समरकंद में था उस वक्त वो काफ़ी गंदी टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी उनकी, और उनके ऑपरेशन से लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। महमूद मिर्ज़ा उनका नाम है, और एक और चाचा था जिसका नाम था अहमद मिर्ज़ा। महमूद मिर्ज़ा के दौर पे टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा हाई थी, और ये जो पूरे रीजन्स थे टिमुरिड्स के, वहाँ पे दे वर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम पीपल एट अ वेरी हाई रेट। वो एक्सट्रैक्शन स्मॉल नहीं हुआ करता था। सिमिलर चीज़ें भारत में भी कंटिन्यू हुई, और जैसा बाबर बताता है बाबरनामा में कि यहाँ पे लोग बड़े डोसाइल हैं, तो उसको ऐसा लगा कि कुछ भी कर दो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और भारतीय भी ऐसे लोग थे कि उनको इन चीज़ों का बिल्कुल फ़र्क शुरू में पड़ नहीं रहा था, क्योंकि भारत में धन दौलत शोहरत इतनी ज़्यादा थी कि इन सब चीज़ों से कुछ भी आप ऐसा होता है कि अब आप सागर से दो मग अगर पानी निकालोगे भी तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, वैसा था। तो ज़्यादा शुरू में नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे जब इकोनॉमिक ड्रेन शुरू हो गए, सो इट इम्पैक्टेड द होल सिस्टम। और भारत की जीडीपी पर कैपिटा जो मैंने बताया, पूरे मुगल कालीन दौर में, टिमुरिड दौर में जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव था, अर्थात भारत के लोग गरीब होते जा रहे थे। और इसका इंस्टेंसेस फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है कि लोगों के बीच में कैसे डिस्क्रिमिनेशन है। अगर अंपायर में सोने चांदी बहुत बह रहे हैं तो बाहर के जो लोग हैं अपने खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम ये बोलते हैं कि एक वो दौर था जब लोग बड़े समृद्ध थे, और इस समय भी हम समृद्धि देखते हैं, लेकिन लोग समृद्ध नहीं हुआ करते थे। फ्रैंको बर्नियर के अकाउंट्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है इस बात को लेकर के। और इकोनॉमिक प्लंडर्स के अलावा उनका एक सबसे
जो बाद में जो पॉलिसीज़ आ गया था जो रिलीजियस इंटॉलरेंस का, इट वाज एक्सट्रीम। और बाबर के बाद हुमायूं के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं है या फिर ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं है। अकबर के पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात की। जहांगीर भी कोई कम नहीं था। जहांगीर जब सबसे पहली बार जब वो शासन में आता है तो पहला काम उसने किया, ऐसे फरमान जारी किए कि जितने भी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके कंस्ट्रक्शन रोक दो। सो इट वाज ऑलमोस्ट द व्हाट यू कैन से द प्रोलोग फॉर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर आप उस तरह देखोगे तो उसी तरह का मॉडल था वो। औरंगजेब का ट्रेलर था, स्टेटस क्वो। हाँ, कई लोग ये बोलते हैं जब आप बाबर की बात कर रहे हो या मुगलों की बात कर रहे हो तो लोग बोलेंगे कि उस समय मिडीवल इंडिया में या मिडीवल पूरे आसपास के इलाकों में भी सभी राजा का माइंडसेट यही होता था, प्लंडर, लूट और रिलीजियस इंटॉलरेंस, टैक्सेशन का जो है वो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करना। और ये सेक्युलर जो है मतलब जो सेक्युलर बेंट के लोग हैं वो ज़्यादा इसको बोलते हैं कि सारे ही राजा ऐसे ही थे। तो हमको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी जो हैं बाबर के या और मुगलों के उनसे भी थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा कि 1528, 1526, 1530, 1550, 16वीं शताब्दी में जब ये एस्टेब्लिश हुआ मुग़ल एम्पायर, तो उनके कंटेम्प्रेरीज किस तरीके से राज चला रहे थे। तो हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टैक्सेशन के बारे में अगर हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो विजयनगर के बारे में थोड़ा सा, जो थोड़ा पहले हो जाता है। और टैक्सेशन पॉलिसीज़ के बारे में हमको बाद में मराठास का पता चलता है जो चौथ लिया करते थे, विच वाज 1/4। और विजयनगर का केस जो इनफैक्ट जब मैं इनकी किताब देख रहा था, शिरीन मुशवी की, वो भी AMU हिस्टोरियन है, फिर जब मैं किताब देख रहा था इरफान हबीब की, सो उन लोगों ने भी ये कंपैरिजन किया है। सो नॉट एग्जैक्टली कंटेम्प्रेरी बट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, 30-40 साल इधर उधर। हाँ। सो विजयनगर में वो बताते हैं कि जो टैक्सेशन था वो 1/6 to 1/16 हुआ करता था। अच्छा। सो आप 1/6 इसका मतलब हो गया तकरीबन 16%। 16%। ये 1/6 वाला तो चाणक्य ने भी बताया है जी, तो ये बहुत मतलब एक हिंदू रेट ऑफ टैक्सेशन आप उसको बोल सकते हो। रेट ऑफ टैक्सेशन की तरह ही था। तो विजयनगर बिल्कुल 1/6 ही मेन उनका बेसिक था और उस पर वर्क करता था। भारत में कभी उतना हाई टैक्सेशन हुआ नहीं था जितना इनके दौर पे, और इनके इनडायरेक्ट एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अगर आपने टैक्स दे भी दिया, अगर आप फोर्स प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो भी एक तरह का टैक्सेशन ही है। बिल्कुल। आपने जो समय एक इंसान कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था, उसको आपने फोर्स किया ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए और उसको उतने वेजेस नहीं दिए। सो जो इकोनॉमिक कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो टैक्सेशन वाज द हाईएस्ट इन दिस पीरियड। और SM इकरम, वो भी एक मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक्सपर्ट हैं, वो कैम्ब्रिज के प्रेस से उनकी किताबें आती है, उन्होंने और इरफान हबीब ने फिर बताया है कि अकबर के दौर में टैक्सेशन सबसे हाई हुआ करता था। सो जो टैक्स ले करके तो इन्होंने लोगों की पूरी हालत ख़राब कर दी थी। उसके अलावा फोर्स प्रोडक्शन था। फिर औरंगजेब के दौर में वो रिलीजियस इंटॉलरेंस एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। शाहजहाँ आलिशान ताजमहल कमीशन कर रहा है जब फेमिन से लोग मारे जा रहे हैं अकाल में। सो आप पूरा ओवरऑल जब पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे तो वो जो नंबर था ना, जो मैंने शुरू में बताया, 1500 से 1820 के बीच में -1% वाज द GDP ग्रोथ, जो कि नेगेटिव है। सो ऐसा देख के जो आप बता रहे हो ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉलिसीज़ को स्टडी किया ब्रिटिश एम्पायर ने और वो एम्प्लॉय उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया उसको। सो मेरा ये मानना है इस कंपैरिजन को लेकर के कि ये सारे कॉलोनिस्ट बिल्कुल सेम थे। मैं इनके रूल को भी एक टिमुरेट कॉलोनाइजेशन ही मानता हूँ। इट वाज अ कॉलोनाइजेशन और वो एक्सप्लॉइट करने के लिए ही आए थे। और इसी वजह से पैसे मक्का भेजे जाते थे, इसी वजह से जो भी एक्सप्लॉइट। और इनफैक्ट इरफान हबीब ने एक हिस्टोरियन को कोट किया था जिसने पूरा ब्यौरा दिया है कि अकबर ने कितने पैसे होड़ करके रखे थे। सो होर्डिंग इटसेल्फ इज़ अ
बिग प्रॉब्लम। अगर आप पैसे होल्ड कर रहे हैं और वो लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जो पैसे का इस्तेमाल होता था वो पूरे रॉयल्टीज़ के ऊपर ही होता था। इट वॉज नेवर स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर के ऊपर पैसे कभी भी नहीं जाते थे। इसीलिए तो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव था और लोग गरीब से गरीब हुए जा रहे थे। नहीं तो फेमिन में तो ऐसी हालत नहीं होती कि पीपल हैव टू ईट फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ द डेड। आपने बाबरनामा पूरी पढ़ी जी बाबर की डायरी, जी। तो उसकी डायरी में आपको सबसे मतलब उसमें काफ़ी रोना धोना भी होगा, काफ़ी रिफ्लेक्शंस भी होंगे उसके, अपना असेसमेंट भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जी तो सबसे इंटरेस्टिंग, स्कैंडलाइजिंग या इंटरेस्टिंग कुछ भी कह लीजिए, या शॉकिंग, क्या एस्पेक्ट्स लगे आपको जो आपको पहले नहीं पता था जब हाँ, आपने रिसर्च? मैं इसको 2 पार्ट से रिलेट करूँगा। जो कि आपका जो पहला सवाल था वो था राम मंदिर को लेकर के, और राम मंदिर भी आ गया है तो फिर बाबर क्यों, तो वहीं से बाबरी का नाम आता है। और आपने बोला भी हम उस बाबरी की बात नहीं है, तो मैं उसको इलेबोरेट कर ही देता हूँ, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट स्कैंडलस इंसिडेंस जो मुझे लगा। मुझे ऐसा लगता था कई बार लोग व्हाट्सअप फॉरवर्ड किया करते हैं, वो सिर्फ व्हाट्सअप फॉरवर्ड ही है, चुटकी ऐसे ही लेते हैं कि कोई बाबरी हुआ करता था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बाबरी। अच्छा, ये होता था क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड? हाँ, मुझे नहीं, मुझे 3 बार मिला और अच्छा। मुझे लगा कि ये एक सिंपल सा व्हाट्सअप फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज मेरे नज़र में तो बाबर एक बहुत ही पायस इस्लामिस्ट, आप बोल सकते हैं, इस तरह का शख्स था। और वो इतने एंटी इस्लामिक एक्ट कैसे कर सकता है? तो लेकिन जब मैं हिस्ट्री में बहुत सारे जिन्ना भरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और जब मैंने टेक्स्ट जब पढ़ रहा था तो, और ये घटना उसकी पहली निकाह के समय की है, और वो कंटेक्स्ट भी दे रहा है ये पहले निकाह के समय ही ये हो रहा है, जब वो अपनी पत्नी आयशा से बिल्कुल भी अनअट्रैक्टेड है। और वो ये बताता है कि मुझे बिल्कुल अपनी पत्नी के कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और लेकिन मुझे एक शख्स मिल गया है जिसका नाम बाबरी है, जो मुझे काबुल के कैंप बाज़ार में मिला, और मुझे उसे देखना अच्छा लगता है, और जब मेरी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं तो मैं शर्मा जाता हूँ और मेरी आंखें नीचे हो जाती हैं फिर। और इसके लिए उसने काफ़ी पैशनेट पोएम्स लिखे हैं। और जब कोई ऐसा कंपैरिजन कर रहा है पहले निकाह के समय अपनी पत्नी के साथ, और वो जब ये बोल रहा है कि अपनी पत्नी से वो अनअट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ पे वो किसी से अट्रैक्टेड हो रहा है, तो वो सर्टेनली एक बाइसेक्सुअल नेचर की तरफ दर्शाता है। तो कई लोग ये सवाल करेंगे कि बाइसेक्सुअल कहाँ हुआ इसमें, तो डायरेक्ट वन सेक्सुअली हुआ। सो और उसके बाद उसकी माँ या नानी उसको फोर्स करती हैं कि यू शुड गो टू स्टे विथ योर वाइफ। तब वो बाई वीकली जाना शुरू करता है आयशा के पास, और देन फाइनली द हुमायूं इज़ बॉर्न वगैरह। और हुमायूं से पहले एक बेटी का जन्म होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, एक कैंपेन हॉल्ट हुआ था बिकॉज उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा। उसके वजह से 40 दिनों में। सो ये बहुत ही रिवीलिंग था मेरे लिए, बिकॉज पहला बाबर को बहुत सारे लोग आइडियलाइज करते हैं। अब जो लोग बाबर को आइडियलाइज कर रहे हैं उनको बाबर के इस एस्पेक्ट से वो कितना एग्री कर सकते हैं, बिकॉज बाबर ने क्लियरली बताया दैट आई एम सीइंग अ गाय। वो डायरेक्टली वो ये बताना चाह रहा है। सो अगर आप बाबर को आइडियलाइज कर रहे हैं तो क्या आपको बाबर के ये सब एस्पेक्ट्स पसंद होंगे? बाबर बाद में इज़ हाईली एल्कोहलिक टू, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ये भी हराम है। हाँ, ये भी बिल्कुल हराम है। तो आप कैसे शख्स को आइडियलाइज करना चाह रहे हैं जिसने जस्ट बिकॉज उसने हिंदुओं के अगेंस्ट काम किए, तो आपको लगता है कि आप जो भी हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ भी करेगा आप उसको आइडियलाइज कर लेंगे? लेकिन हाँ, अब इसमें तो हम ये प्रो हमास रैली में LGBTQ वाले निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अगर किसी देश का जो फाउंडर है या जो पाकिस्तान का जैसे जिन्ना जैसे बने जी, तो वो कौन सा इस्लामिक थे? बिल्कुल नहीं। तो जब वो कायदे आज़म बन सकते हैं तो ये भी ये तो बन ही सकते हैं। तो अच्छा, ये तो काफ़ी सारे जो हमने डिस्कशन किया पूरा, कुछ पॉजिटिव साइड भी आपको
निकल के आई है इसमें तो हाँ, कम से कम। बिल्कुल। ये मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को इससे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी करेंगे तो सत्य जब निकलेगा तो अच्छाई और बुराई निकल के आएगी। और होता ही है कि आप, दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर दैट अगर आपने ज़्यादा बुरे कार्य किए हैं, ज़्यादा नहीं बुरे कार्य किए हैं, तो वही इम्बोल्डन होकर के आएगा। आप कितनी भी अच्छाई की होंगी वो चली जाएगी, वो दिखती नहीं है। सो लेकिन बाबर एक बहुत ही अच्छा पोएट था। उसकी पोइट्री बहुत स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, और आपको वो बाबरी के लिए जो उसने पोएम्स लिखे, जो मेटाफर यूज़ किए, उससे भी पता चलेगा। और साथ ही साथ जब उसकी बेटी की मृत्यु होती है तो जब उसने पोएम लिखे हैं, या फिर अपने पिता की मृत्यु के समय जो उसने एक्सप्रेस किया है। और आप इंटरेस्टिंगली बाबर के पोएम्स में आप एक ग्रेजुएशन देखेंगे, बिकॉज समय वो डायरी लिख रहा है, आज उसने लिखा, कल वो लिखेगा, फिर परसों। सो उनकी भाषा में भी काफ़ी परिवर्तन नज़र आएगा, पोएम्स में काफ़ी परिवर्तन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो आप पूरी जब आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो एक कैरेक्टर का फाउंडेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी बिल्डिंग देखेंगे, कैरेक्टर कैसे बिल्ड हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। और बाबरनामा सिर्फ बाबर की कहानी ही नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी लिटरेचर है, अगर आप लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहें तो। सो लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छे केस स्टडी भी हो सकता है बाबरनामा। लेकिन जो भारत में उसने किया वो तो इन सब चीज़ों को वाइट वॉश नहीं कर सकता है सर्टनली, या फिर इसको सुपरसीड नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने पूछा तो इसलिए ये कुछ अच्छे साइड बाबर के हैं। आभास जी, बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपकी इस पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। और आने वाली पुस्तक वो कब आ रही है? कोशिश है जनवरी 22 को 2025 में। 22 ही क्यों, ऐसा कुछ? उसका प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल हो जाएगा। अच्छा, और यस। मैं सिक्वल की शुरुआत ही करना चाह रहा हूँ राम मंदिर के इशू को लेकर के, एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, लेयर्स हैं, जो एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं जो हम जैसे देखते हैं। तो जनवरी में आएगी अगले साल, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।